चलो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन AS2 वंस अगेन। आज AS2 हो जाता अपना, देखते हैं। कल मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे आप लोगों को होमवर्क के लिए, पहले अपन वो प्रॉब्लम्स देख लेते फिर अपन लोग आगे बढ़े। ठीक है, अपन लोग कहाँ थे? हाँ, ये वाला प्रॉब्लम कल अपन लोगों ने बीच में से छोड़ दिया था। यहाँ पे कैसा करना था आप लोगों को? देखो, उन्होंने जो बोला है कि 100 उनके पास में 31 मार्च 2003 को 100 स्विच बोर्ड का उनके पास में स्टॉक था। ठीक है, तो अपने लिए कैसा रहता मालूम है क्या कि 100 स्विच बोर्ड का स्टॉक था उनका 31 मार्च को, यही आप पकड़ के चलने वाले हैं। बाद में बैलेंस शीट डेट के बाद में अगर कुछ भी वो बेच रहे होंगे तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट डेट के बाद में जो बेचेंगे वो कहाँ जाने वाला है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर किया जाएगा। तो अपने लिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का देखने का अपने को 100। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोले हुआ है 100 में से 60 को उन्होंने 5000 के ऊपर सोल्ड कर दिया। 40 उनके पास में स्टॉक में थे, 4500 का जो प्राइस था। 40 में से 20 उन्होंने अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एट ₹4000 ईच, ये 20 जो है वो 4000 के ऊपर बेचने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और 20 उनके पास में और स्टॉक में है एंड द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 4800। समझ में आ रहा है कि ये सब जो बातें दी हुई उन्होंने, इससे अपने को कोई भी लेना देना नहीं है। अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल सिंपल एक 20 का, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट किए हुआ है, 80 का जिसका उनका कॉन्ट्रैक्ट किए हुआ नहीं है। अब 20 का भी कॉन्ट्रैक्ट ये बैलेंस शीट डेट के पहले करेवा होना चाहिए था। बैलेंस शीट डेट के बाद में करेवा रहा कॉन्ट्रैक्ट तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। अपन ये समझेंगे कि 20 जो स्विच बोर्ड है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने वो बैलेंस शीट डेट के पहले किया हुआ है, ऐसा अपन लोग समझने वाले हैं। और 80 इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, ऐसा अपन लोग समझने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एनआरवी दिए भी नहीं है ना, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। देखो कैसा होना चाहिए था, आपको 100 स्विच बोर्ड जो बैलेंस शीट डेट पे है, बैलेंस शीट डेट की एनआरवी चाहिए थी क्वेश्चन के अंदर। बैलेंस शीट डेट की एनआरवी नहीं है तो ये क्वेश्चन ही आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन सीम्स टू बी इनकम्प्लीट। क्यों सर? अपन लोग एनआरवी कब की लेते हैं? देखो, जो अपन लोग जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय अपन लोग क्या लेते हैं? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। ये कॉस्ट मतलब क्या? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जितना उसको लगा होगा बनने के लिए। ठीक है, और एनआरवी, एनआरवी कब की रहती है अपनी? एनआरवी एज ऑन बैलेंस शीट डेट रहती है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट डेट की एनआरवी दिए हुई ही नहीं है। तो आप लोग फालतू चीजें इसके अंदर कुछ भी अज्यूम मत करो कि 4000 ले लो, बोले सबसे कम 4000 दिख रहा है, ऐसा वैसा कुछ समझ में आ रहा। तो आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट डेट की एनआरवी नहीं दिए हुई है 100 के क्लोजिंग स्टॉक में से 20 का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस शीट डेट के पहले हुआ ऐसा मैं अज्यूम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर आप लोग करना पड़ेगा। of course that contract price needs to be less than or equal to cost। ओके, कॉस्ट से ज्यादा के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर ले सकते हैं क्या? बताओ। सपोज ये स्विच बोर्ड की कॉस्ट रहती थी 7000, ठीक है, और आपका कॉस्ट कितनी बोले में स्विच बोर्ड की 7000, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता था 7500 के ऊपर, और आपके पास में एनआरवी दिए हुई रहती थी, उसकी एनआरवी दिए हुई रहती थी बैलेंस शीट डेट पे 5500। बताओ अब क्या करते थे आप लोग? ये सब क्या करते थे आप लोग? कॉस्ट है 7000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आप लोगों की 7500 की 20 स्विच बोर्ड की, और एनआरवी है 5500। आप कितने के ऊपर रिकग्नाइज करते थे बताओ तो? बोलो। 7000 पे। यस, आप लोग 7000 के ऊपर थे। किसी को यहाँ पे डाउट है कि सर 7.5 पे क्यों नहीं कर रहे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 7500 है। नहीं, 7.5 पे आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट आप लोग ले लेंगे। समझ में आ रहा? एनआरवी और कॉस्ट के ऊपर ही लेना पड़ता है, जिसमें से जो भी बराबर लग रहा है आप लोग को लेना पड़ेगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन वहां पे अगर दी हुई है, कॉस्ट है 7000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने के लिए? सिर्फ 20 के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 7500, और बाकी इसकी एनआरवी है 5500। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ये मॉडिफिकेशन कर दो कि कॉस्ट दिए हुई है 7000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 20 स्विच बोर्ड ओनली 7500 है, दैट टू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद में कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो अपन लोग पूरे के पूरे 100 जो है वो 5.5 पे ही कर लेते थे। समझ में आ रहा? अब मेरे को आप इसका आंसर बताओ, क्योंकि देखो अब क्या करेंगे आप, जो 20 स्विच बोर्ड है उसको आप 7000 के ऊपर रिकग्नाइज करेंगे, और जो 80 स्विच बोर्ड है उसको आप 5500 के ऊपर रिकग्नाइज करने वाले। आंसर निकालो और मेरे को बताओ। बताओ 5,80,000 कैसे? 7500 into 20 इक्वल टू m प्लस करो,
और 5,500 इंटू 80 इक्वल टू एम प्लस करो, एमआरसी 5,90,000। 5,90,000 आ रहा क्या आप लोगों का? देखो फटाफट सॉल्व करो और बताओ। हाँ आया क्या? अंजलि आया क्या रे? 580 आया सर। कैसे? 7,500 इंटू 20 इक्वल टू एम प्लस 5,500 इंटू 80 इक्वल टू एम प्लस 590 आ रहा ना? शेयर कितना आ रहा है आंसर? सर 580 सर, वो 7,000 पे लेना है ना, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट यस हुआ है यस ना, यस तो कॉस्ट। सॉरी सॉरी। तो 7,000 को ही आपको लेना है एट द रेट ऑफ 20, और उसके बाद में 5,500 इंटू एट द रेट ऑफ 80, बराबर 5,80,000 आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ऐसा ही करना पड़ेगा। जो 20 है वो 7.5 पे लेना मत, क्योंकि 7.5 पे ले लिया इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? आप लोग अनरियलाइज प्रॉफिट को उसके अंदर ले ले रहे हैं इन्वेंट्री के अंदर, उसके कारण बिना कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। सर फिर ये इसका क्या करना? 60 उन्होंने 5 पे बेचा, 20 का उन्होंने ये किया, फिर 20 और 4,800 पे बेचा, ये दिया वो दिया, ये सब काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बैलेंस शीट डेट के बाद में की है। आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बैलेंस शीट डेट पे ही करना पड़ता है। बैलेंस शीट डेट के बाद में अगर कुछ भी मूवमेंट होती है इन्वेंट्री के अंदर, प्राइस के अंदर, स्टॉक के अंदर, वो सब नेक्स्ट ईयर के अंदर ही देखना पड़ेगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया था, इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ठीक है। आइटम बाय आइटम मेथड के अंदर इसके अंदर अपने को देखना पड़ेगा। 3 आइटम्स दिए हुए, द कंपनी डीलिंग 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी व्हिच आर नाइदर सेम नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, मतलब हर एक के लिए आपको आइटम बाय आइटम ही करना पड़ेगा इन्वेंटरी का वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर 2002-2003। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ द आइटम्स ऑफ द स्टॉक आर डिटरमाइंड एज फॉलोज। ठीक है, दिया हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट ए बी सी की दी हुई, एनआरवी दी हुई, जो इज लोअर करते जाओ और लेते जाओ। जैसे ए के लिए 28, बी के लिए 32, दोनों सेम ही है, और सी के लिए 16। समझ में आ रहा? 28, 32 और 16। ठीक है, गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कम से कम 2-4 बार अभी तक के पूछ भी लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने से पहले अपन लोग ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल दिए हुआ है, वो करके फिर अपन लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे हुआ है। मेरा अगर टेस्ट है तो मैं ये क्वेश्चन 100% हर टेस्ट पे डालता, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, जहाँ पे नॉर्मल लॉस वेस्टेज वगैरह रहता। ठीक है, इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। ठीक है, नॉर्मल मतलब बोले 5% तो लॉस होता ही। नॉर्मल लॉस आप क्या करते मालूम है? नॉर्मल लॉस को अपन लोग पर यूनिट रेट के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट रेट बढ़ जाता है। एबनॉर्मल लॉस जितना एलिमेंट रहता है वो अपन पीएनएल को डेबिट करते हैं। सर ये कैसा देखते? 5,000 इनपुट करा, ठीक है, वेस्टेज आया 300। 5,000 इनपुट करा तो आपका वेस्टेज कितना आना चाहिए था? लॉस कितना आना चाहिए था? 250। मतलब आपका नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं मालूम है क्या? कितने रहने वाले नॉर्मल यूनिट्स बताओ तो? 4,750। कैसे? 500 में से 250 अगर आप कम करें तो आपके इसमें कितने बचते यूनिट्स? अच्छे वाले यूनिट्स आपकी नॉर्मल कितने बचना चाहिए? 4,750। इनके कितने बचे? 4,700। मतलब कितने का नॉर्मल लॉस हो गया? सॉरी, एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया? 50। ठीक, चलो 5,000 इनपुट है, 300 का वेस्टेज है, 250 का वेस्टेज होना चाहिए था। कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ द इनपुट, अपने कॉस्ट पर मेट्रिक टन कितनी लग रही? 1,000। मेरे को एक बात बताओ, अब जो ये 1,000 रुपए पर यूनिट आपको लग रहा है, क्या आपको 5,000 यूनिट का 1,000 रुपए प्रति यूनिट लगाऊंगा, या 4,700 यूनिट का 1,000 रुपए प्रति यूनिट लगाऊंगा, या 4,750 यूनिट का 1,000 रुपए पर यूनिट लगाऊंगा? बताओ कौन बोलेगा? जो ये कॉस्ट लग रहा है आपको इन्वेंट्री का, कि 4,700 को लगाओ, 4,750 पे लगाओ, कि 5,000 पे लगाओ? जो कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है इनपुट के लिए, फॉर हाउ मच यू शुड टेक दैट कॉस्ट? फॉर 5,000 यूनिट, फॉर 4,750 यूनिट, और 4,700 यूनिट, हाउ मच यूनिट्स यू शुड टेक? बोलो कौन बोलेगा? गीता बोलो तो। गीता, इनपुट कॉस्ट कितने यूनिट्स पे लेने का? गीता सुने आ रहा क्या? नहीं सुने आ रहा? क्यों सुने नहीं आता, क्या पता?
ज्ञान सुने आ रहा क्या? ज्ञान? हाँ सर। हाँ, इनपुट कॉस्ट कितने यूनिट का लगेगा? 1000 रुपए पर यूनिट। 1000 रुपए पर यूनिट, वो तो सबको मालूम है, वो तो दिया है। मैं पूछ रहा कितने यूनिट्स का लगेगा? 5000 की 4750 की 4700 की 4800? बोलो। 5000। 5000। बेटा लेकिन नॉर्मल लॉस है ना अपने 250 यूनिट का। सर लेकिन वो प्रोसेस के बाद में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वो प्रोसेस के बाद में दिखने का है। यहाँ पे आपको 5000 यूनिट का ही देना पड़ेगा। आपने कितना खरीदा होगा यहाँ पे? ज्ञान बताओ तो, कितने यूनिट्स खरीदे आपने? 5000 की 4700? 5000। वेरी गुड। 5000 यूनिट खरीदे, इसके लिए 5000 इंटू 1000, 5000 इंटू 1000, 50 लाख का आपको लगने वाला है। अब ये 50 लाख का अपन आगे बढ़ते। एंटर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एज एट द ईयर एंड। State with reference to the accounting standard 2 how will you value the inventories in this case? चलो देखते हैं। अब देखो 50 लाख का आपको लगेगा है। अब ये 50 लाख को आपको 4750 से डिवाइड करके पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अपन लोग? 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750, आपका रेट आ रहा है 1052.63, मतलब 1063 रुपए प्रति यूनिट आ रहा है। सर अपन ने तो 1000 में खरीदा था, फिर ये रेट 1052.63 कैसे? मतलब हाउ कुड द रेट बी 1053 when you have purchased at the rate of 1000? This is because we are absorbing the normal loss. नॉर्मल लॉस की वजह से रेट पर यूनिट यहाँ पे इंफ्लेट हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया हुआ है। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस को एक तरीके से अच्छे यूनिट्स के ऊपर उसका रेट चार्ज कर दे। नॉर्मल लॉस के जो वेस्टेज है, अच्छे यूनिट के ऊपर आप उसको थोप दे रहे, अच्छे यूनिट्स के ऊपर आप एब्जॉर्ब कर ले, अच्छे यूनिट्स के ऊपर आप उसको लगा दे रहे। तो आपके लिए रेट कितना हो गया? 1053। समझ में आ रहा क्या? 1053 आप लोगों का रहने वाला है रेट पर यूनिट। ये सबको आया कि 1053? ये समझा क्या? समझा क्या? किसको नहीं समझा बताओ 1053 कैसे आया? 50 लाख डिवाइड बाय 4750। फिर अब 4750 आपका नॉर्मल लॉस है। यहाँ पे तो लॉस कितना हुआ है? 300 यूनिट्स का, होना चाहिए था 250 यूनिट का। तो 50 यूनिट्स का आपका जो है वो एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस नाम से पीएनएल में डेबिट होने वाला है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1053। समझ में आ रहा क्या? कितना आ रहा वो? 52631। 52631 बोलो, 32 बोलो, तो 52632 आप लोगों का एबनॉर्मल लॉस है। ये पीएनएल के अंदर डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पीएनएल के अंदर कितना डेबिट होगा? 52,632। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री कितनी है यहाँ पे बताओ तो, कितनी बची हुई इन्वेंट्री आखिरी में? बोलो। एबनॉर्मल लॉस तो मिल गया, इन्वेंट्री कितनी है यहाँ पे? ये क्वेश्चन में इन्वेंट्री कितनी है? साक्षी सिसो दिया 400 and 700 metric ton. हाँ बोलो। 4,700 metric ton. 4700 Inventory. मेट्रिक टन की इन्वेंट्री है। देखते, प्रोडक्शन प्रोसेस 5000 का इनपुट है, पुट इन प्रोसेसिंग रिजल्ट है वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। कॉस्ट पर मेट्रिक टन इज 1000। एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एज एट द एंड। चलता ठीक है। तो 50 का आपको एबनॉर्मल लॉस है, वो तो सबको पता है। स्टेट विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरीज इन दिस केस। आपके पास में यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी है मालूम है? 4700 की आपके पास में इन्वेंट्री है, जिसको आप वैल्यू करने वाले हैं 1052.63, मतलब 1053 के ऊपर। तो 4700 मल्टीप्लाइड बाय 1053, 49 100। समझ में आ रहा क्या? तो 49 100 आपका आंसर रहना चाहिए। सर यहाँ पे तो 49 47 दिख रहा, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्लेसेस, डेसिबल प्लेसेस का फर्क हो सकता है। समझ में आ रहा क्या? तो आप लोगों को इन्वेंट्री कितनी है? आप लोगों की इन्वेंट्री है आप लोगों की 4700। 5000 का इनपुट था, सॉरी 5000 इनपुट करके आप लोगों को 300 का वेस्टेज है, मतलब भी आप लोगों का 4700 का। और एबनॉर्मल एक तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन्वेंट्री का 4700 का
और दूसरा एब्नॉर्मल लॉस का ये टर्म बताना पड़ेंगे, ये एक और ये दो। समझ में आ रहा? ठीक है, किसको कोई डाउट है प्रॉब्लम में? एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं समझाऊंगा तो पूछो। समझा क्या? किसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक, अपन कौन से क्वेश्चन पे थे? 12वां क्वेश्चन, वैसी चीज से। इन प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज इज 6%, 5000, वही है, सेम है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 4700 की इन्वेंट्री है और 50 का एबनॉर्मल लॉस। आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस का बताना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस की वजह से रेट पर यूनिट बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये डीएलए इन वो क्लियरिंग चार्जेस है, ये आपको मालूम है, ये सब स्टॉक में लेना नहीं पड़ते। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन लोग। ओमेगा लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी बेडशीट्स हैड वैल्यू इट्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड एट आरवी रियलाइजेबल वैल्यू, ओके, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड द एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव। वेरी गुड, प्रॉफिट भी जोड़ लिया इन्वेंट्री में, एक्सपोर्ट के जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है वो भी जोड़ लिया इन्होंने। वेरी गुड, firm contracts had been received and the goods were packed for export, okay, but the ownership in their goods have been not been transferred to the foreign buyers. Very good, comment on the valuation of stock। क्या कर रहे हैं हम? इतने होशियार हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट करके रख दिया लोगों के साथ में माल बेचने के लिए, लेकिन ओनरशिप हमारे पास में। इसका मतलब क्या है बताओ? तो कॉन्ट्रैक्ट करा लेकिन ओनरशिप मेरे पास, इसका मतलब क्या है बताओ? कि क्या है, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? सेल नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड, कि सेल नहीं होएगा है। सेल नहीं होएगा है तो प्रॉफिट को इन्वेंट्री में जोड़ना नहीं है। एक्सपोर्ट कैश के जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं उसको भी इन्वेंट्री में जोड़ना नहीं है। देखो एक बात बताओ, एक्सपोर्ट कैश के जो इंसेंटिव मिलते, एक्सपोर्ट कैश के जो इंसेंटिव मिलते इसका जनरली क्या करते बताओ? तो एक्सपोर्ट कैश के जो इंसेंटिव मिलते इसका क्या करते बताओ? बताओ, ये चीज का क्या करते आप लोग? कॉस्ट में से माइनस करेंगे। कॉस्ट में से माइनस करेंगे, लेकिन कब? मिलने के बाद। मिले क्या? यहाँ मिले हाँ, ही नहीं। सेल नहीं, हुआ क्या? नहीं। एक्सपोर्ट हुआ क्या? नहीं। समझ में आ रहा? सेल भी नहीं हुआ, एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो प्रॉफिट भी जोड़ने का नहीं। एक्सपोर्ट कैश के जो इंसेंटिव जोड़ने के हैं नहीं। डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ मिल रहा है क्या आपको? नहीं। समझ में आ रहा है ना? अपन माल बेचेंगे, सेल होगा, एक्सपोर्ट होगा, फिर माल मिलेगा, फिर वो क्लियरेंस होगा, फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव 2 साल बाद मिलते। ये क्या ऐसा थोड़ी है? समझ में आ रहा क्या? ये तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है आप अभी इन्वेंट्री के अंदर जोड़ के इन्वेंट्री को हाइपर इन्फ्लेट कर रहे। समझ में आ रहा है? ये सब इन्वेंट्री के अंदर जोड़ना नहीं 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 है। कोई भी हालत में प्रॉफिट को इन्वेंट्री में लेना नहीं है, एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव को लेना नहीं है। फ्यूचर में कुछ करने वाले होंगे, करते रहना, अभी के लिए नहीं करना है क्योंकि सेल ही नहीं हुआ है। चलो आगे, इसको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 14 में? मैं बार बार पूछ रहा बोला, कोई बराबर जवाब दे नहीं रहा, समझ रहा नहीं समझ रहा मेरे को पता नहीं। आप बोलो, समझा क्या नहीं समझा क्या? तुषार है क्या बैच में? तुषार शर्मा, आज लोग कम आने का कारण क्या है? आज टेस्ट है क्या कि टेस्ट हो गई अभी? इतने कम लोग आज? कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या मालूम ये लोग कहाँ घूमते रहते थे, क्या पता। घूमो बोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बाकी कोई जगह रहता था ना ये सब प्रॉब्लम आपको दे देते थे, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, देखते बैठो घर पे, कंटेंट पढ़ा दिया, हो गया। बाकी जगह ऐसा करते लोग। मैं यहाँ पे हर एक एएस के 20-20, 15-15 प्रॉब्लम लेने की कोशिश कर रहा। आप लोग वो प्रॉब्लम के दिन आते नहीं, जिस दिन कंटेंट रहता उस दिन ज्यादा लोग आ जाते। जिस दिन प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, जहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बोले आज अपन कुट्टी मार देते। ये ऐसे धंधे करो मत। प्रॉब्लम करना भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं क्या करता, छाप के सब प्रॉब्लम दे देता, आंसर दे देता, लेके बैठो घर पे देखते बैठो। वैसे करना चाहिए फिर तो। जिस दिन प्रॉब्लम लेते उस दिन लोग कम आते, जिस दिन कंटेंट रहता उस दिन ज्यादा रहते। अब कल कंटेंट रहेगा नहीं इसका, कल ज्यादा लोग पधारते। आज मालूम है डिस्कशन है तो आज कुट्टी मार देते लोग। करो ऐसा। मैं बोलता नहीं यही प्रॉब्लम पेपर में आएंगे, देखना उनका नुकसान होगा ही होगा। ये तो गलत है ना।
कंटेंट के दिन पढ़ लिए, प्रॉब्लम के दिन आ नहीं रहे, घर पे बैठ के क्या समझता क्या पता। सोनी फार्मा ऑर्डर्ड 12,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल एट 80 रुपीज, चलेगा। परचेस प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी रुपीज, ड्यूली नहीं है वो, ड्यूटी है, हाँ ड्यूटी है वो। ड्यूटी कितनी है? ड्यूटी 4 रुपए, रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल सेनवेट क्रेडिट इज अवेलेबल। ठीक है, तो मेरे लिए कितना हो जाएगा मालूम है? 80 का प्राइस माइनस 4 का सेनवेट क्रेडिट, तो आपके लिए कितना बचा? वो 76। फ्रेट इनकम अमाउंटेड टू 77,400। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 3%। कंपनी एक्चुअली रिसीव 11,600, कंज्यूम 10,100 of the material. Compute the cost of the inventory under AS2 and the abnormal loss. किसने किया रे प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 15 किसने किया? चलो अब पूछना पड़ेगा 2-4 लोगों को। हाँ, अनुषी बढ़ेरा क्वेश्चन सॉल्व करा के 15। नहीं सर, ये वाला नहीं की। बराबर है। सोमेश किया क्या? यस सर। किया क्या क्वेश्चन? यस सर। यस, वेरी गुड। चलो तो सोमेश आप मेरे को बताते जाओ, मैं वैसे वैसे करते जाऊंगा, ठीक है? तो आपके पास में कितना हो गया रेट पर यूनिट? 76 रुपए, ठीक है। क्यों? देखो अब आप Yes. जो 12,000 kg जो आपने ऑर्डर करा होगा, ठीक है, तो 12,000 kg का आपको रेट कितना पकड़ना पड़ेगा? 76 के हिसाब से ही आपने पैसा पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 रुपए का सिग्नेट क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। पहले अपन लोग क्या कर लेंगे कि अपने पास में इन्वेंट्री का स्टॉक कितना है वो अपन लोग निकाल लेंगे, है ना? पहले इन्वेंट्री का स्टॉक अपन लोग निकाल लेंगे। देखो 12,000 kg का अपन लोगों ने इनपुट किया, है ना? 12,000 kg का आप लोगों ने इनपुट किया, उसमें से आपको कितना मिलता बाहर? 11,600। 11,600 में से आपने कंज्यूम कितना करा? 10,100, ठीक है। आपके पास में इन्वेंट्री कितनी है बताओ तो मेरे को सोमेश, इन्वेंट्री कितनी है अपने पास? 12,000 इनपुट, 11,600 मिला, 10,100 आपने खाया, बताओ सोमेश। 1500। यस सर, 1500 कैसे आता है? देखो 1500 के लिए कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। 11,600 में से 10,100 कैंसिल करो, आपको मिल जाएंगे 1500। सबका यही आंसर आया कि किसने कुछ और भी अलग किया हुआ है बताओ तो? बंसीगढ़ी 1500 इन्वेंट्री आई कि कितनी और कुछ अलग आई? यस सर, आ गई। वेरी गुड। चलो किसकी 11,640 में से वैसा तो नहीं करा ना? किसकी 1540 है की इन्वेंट्री? साक्षी सिसो की आपकी 1540 है की इन्वेंट्री? नो सर, 1500 ही है। ओके ओके, वेरी गुड। इन्वेंट्री 1500 ही है। सर 1500 कैसे आता? 1500 आने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। 11,600 में से 10,100 को माइनस करो, 1500 आपको इन्वेंट्री मिल जाएंगी। आई एम रिपीटिंग, 11,600 में से ही। सर एक्चुअल बेसिस पे करना पड़ता क्या? हो इन्वेंट्री तो एक्चुअल बेसिस पे करना पड़ेगा ना। बच्चे यहाँ पे 11,640 का बताते हैं, रिसीव होना चाहिए बोले नॉर्मली, 1540 की इन्वेंट्री निकालते, सब गलत है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस कितना है सोमेश आपका बताओ तो? सोमेश 40। 40 कैसे आया सोमेश, बता पाएंगे क्या? सर वो 12,000 में से 3% माइनस करे 12,000 तो माइनस 11,000 3%, 11,640। 40। यस, देखो 11,640 आप लोगों को नॉर्मली रिसीव होना चाहिए थे। आपको कितने मिले सोमेश बेटा? 11,600। एक्चुअल कितना है? 11,600। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? 40। सबको समझा एबनॉर्मल लॉस कैसे आया? चलो ठीक है, एबनॉर्मल लॉस सबको समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितने का करने का है? 1500 यूनिट्स का ही करने का है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब इसके अंदर खास बात यह है कि पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा और फिर 1500 को वो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोमेश कितना आया रे रेट? 85 रुपीज। ठीक है, देख ले, मेरे को एक एक चीज आप अब बताते जाओ, ठीक है। पहली बात, इनपुट कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? सर इनपुट कॉस्ट मतलब, अरे बाबा मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 12,000। 12,000 को आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ तो शुरुआत में? 12,000 एट द रेट ऑफ 76। सर 80 करके 4 माइनस करे तो ऐसे धंधे मत करो, सीधे सीधे करो आंसर, ठीक है। नीचे लिख देना, सेनेट रेट अपन लोगों ने कम कर दिया।
तो 12,000 को सुमेश कितना आ रहा है ये बेटा? 9,00,000। 9,12,000 ठीक है, 9,12,000 प्लस क्या ऐड करेंगे आप लोग? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है आप लोगों की? 77,400। 9,12,000 प्लस 77,400 कितना होता सुमेश? 989। 400 ठीक है, 989,400। नॉर्मल यूनिट्स कितने आप लोगों के? 11,640 है ना। अपने को इसको 11,640 यूनिट्स के लिए करना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करेंगे? 989,400 डिवाइड बाय 11,640 रेट पर यूनिट कितना आ रहा है ये? 85। समझे? 85 रुपीज पर यूनिट आप लोगों का रेट आ रहा है। फिर अब अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक का वैल्यूएशन कितना रहेगा यहाँ पे बताओ तो? स्टॉक इज इक्वल टू 1500 एट द रेट ऑफ 85। एक 27,500 आंसर आया क्या सब लोगों का? यस सर। अनुषी बड़ेरा समझा क्या अब आपको? यस सर। ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिया हुआ है, वहां पे भी देख सकते हो। 1,27,500 आपका आंसर आना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस जिसको बताने की इच्छा है, पूछा अगर है तो एबनॉर्मल लॉस भी आप लोग बता सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 40। सॉरी, हाँ सॉरी, एबनॉर्मल लॉस कितना है आप लोगों का? 40 एट द रेट ऑफ 3,400 85। कितना आ रहा वो? 3,400 यस, 3,400। गुड, चलो ठीक। साक्षी ये प्रॉब्लम करा था करें? यस सर, किया था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया सर। रॉन्ग हो गया? कहाँ रॉन्ग हुआ? सर वो 82.45 रेट आया मेरा। वो जो नॉर्मल लॉस का था वो भी अमाउंट मैंने कम कर दिया था, वो अरे करना नहीं था। नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द गुड यूनिट्स। ये तो Yes, sir. बात मालूम ही है ना आपको कि नॉर्मल लॉस आप लोग गुड यूनिट्स के ऊपर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। Yes, sir. अगर आपने 11,600 से करा होगा ना साक्षी से दिया, इसका मतलब क्या मालूम है? कि आपने जो 40 का जो एबनॉर्मल लॉस है ना वो भी खा गया, ऐसे वाली बात हो जाती है। उसका भी आपने किसके ऊपर थोप दिया मालूम है? अच्छे यूनिट्स के ऊपर, जबकि 40 तो अपने को अलग ही रखना है। सेजल भाईकर आला होता काय आन्सर है? नाही सर, नव्हतं आलं. केलंच नाही नाही? सर नाही स्टार्टिंग से केलं होतं ना. ठीक है। रेट बंसीकडे आंसर आया था क्या आपका ये पीचीएससी वगैरह? नहीं सर, रॉन्ग हो गया था. ओके ठीक है। देखो आप लोग, जिसको नहीं समझा होगा तो देखो, अभी कुछ और पूछना हो तो भी और पूछ लो। मैं ठीक है, देखो एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का यहाँ पे मैंने सॉल्व भी दिया हुआ है। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन देखेंगे तो भी आप लोगों को समझ जाएगा, ठीक है। देखो ये भी वैसे ही है। एंटरप्राइज ऑर्डर्ड 13,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट 90, परचेस प्राइस इंक्लूड्स 5, तो अपने लिए कितना हो जाता है? 85 का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके अंदर फ्रेट है 80,600 का। देखो ये हो गया 80,600 हो गया, 11,70,000 में से 78 कम कर लिया, 80,600 का फ्रेट ऐड कर लिया, टोटल 11,85,600 हो गया, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 4%, ठीक है। तो 13,000 में से आप लोग 4% कम करो, कितना बचता वो? 12,480। अब ये जो 12,480 है ना, इसको ही आपको डिवाइड करना है 11,85,600 के। समझ में आ रहा क्या? ये 95 का अगेन कैसे आएगा? अब जो अपना 85 आया था वो यहाँ पे 95 हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? इनका तो भले कुछ और भी होगा, इनको 12,400 ही मिले बेचारों को, लेकिन मिलना कितने चाहिए थे? मिलना कितने चाहिए थे इनको? 12,480, मतलब 80 का एबनॉर्मल लॉस है। समझ में आ रहा ना?
तो आप लोग जो मटेरियल का कॉस्ट है, मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको आप लोग नॉर्मल लॉस कम करके जितने यूनिट्स बचते ना उससे डिवाइड करते हैं। ये बात दिमाग में गांठ मार लो, पक्की 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 कर लो कि जो मटेरियल का कॉस्ट है उसको आप डिवाइड करने वाले हैं किससे, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। मटेरियल के कॉस्ट को डिवाइड करने का है टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस ओनली, उसके अलावा कुछ भी करना नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस करके ही आपको करना है। ठीक है, चलो आगे। बारह हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 16 X company limited purchased goods at the cost of 40 lakh in October 7 till March 2008 75% of the stock were sold, very good। 25% का अपने इसमें इन्वेंट्री है ना। कंपनी wants to disclose closing stock at 10 lakh, expected sale value is 11 lakh, in commission of 10% of sale is payable to the agent, advise what is correct closing stock and how should it be disclosed। ठीक है, ये देखते हैं। ये किसने करा क्वेश्चन बताओ? देखो, फिनिश गुड्स का सिंपल वैल्यूएशन है। फिनिश गुड्स किसके ऊपर वैल्यू करते हैं आप लोग? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है और एनआरवी कितनी है? कॉस्ट कितनी आ रही और एनआरवी कितनी आ रही है? कॉस्ट कितनी आ रही और एनआरवी कितनी आ रही है? सोचो और बताओ। श्रेयरी रुको 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 रुको, सोचने दो सबको। कॉस्ट कितनी आ रही और सर कॉस्ट 10 लाख। कैसे आए रे बेटा 10 लाख? सर 40 लाख का उसके पास टोटल परचेस था, उसमें से 75% उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना फिर? बचा उसके पास 25% ऑफ 40 लाख, मतलब 10 लाख की आपकी कॉस्ट है। 10 लाख। एज सिंपल एज दैट, 10 लाख की आप लोगों की कॉस्ट है। एनआरवी कितनी है? एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। रुको, मैं एक जने को पूछता हूँ एनआरवी कैसा करने का। वैष्णवी बोरसे बोला एनआरवी काय असणार इथे? एनआरवी क्या रहेगी? सेलिंग प्राइस कितनी है सेलिंग प्राइस? 11 लाख बराबर 11 लाख हाँ, फिर माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 1,10,000। कितने कितने? 1,10,000। हाँ, क्योंकि 10% ऑफ सेलिंग प्राइस एक्सपेंसेस है। तो 11 लाख में से 1,10,000 कम करें तो कितने बचते हैं? 9,90,000। बराबर 9,90,000 आप लोगों की एनआरवी हो गई। अब एनआरवी हो गई 9,90,000। वैष्णवी, कॉस्ट हो गई आप लोगों की 10 लाख। बताओ किसके ऊपर वैल्यू करेंगे आप इन्वेंट्री? एनआरवी पे एनआरवी के ऊपर, मतलब इन्वेंट्री कितनी करेंगे आप लोगों की? 9,90,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ 5 मार्क के लिए कितना पूरता है क्वेश्चन? 5 मार्क के लिए लॉ, ऑडिट, आईटी ऐसे में कितना लिखना पड़ता? यहाँ पे 5 मार्क के लिए 10 लाइन लिखो, 5 मार्क लिखे जाओ घर पे। और ये भी ऐसी चीज है जो आपको 100% मालूम है कि आपने सही करी। समझ में आ रहा? कोई भी एग्जामिनर कहीं भी चेक करने दो, ये सही रहता। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 और 18। उसके पहले अपन लोग पहले इजी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन के ऊपर है। ये तो बहुत इजी है। बेस्ट लिमिटेड डील्स विद 5 प्रोडक्ट P, Q, R, S, T which is neither similar nor interchangeable। मतलब आइटम बाय आइटम आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower के ऊपर आप लोगों को करना पड़ेगा, आइटम बाय आइटम नहीं। At the time of the closing of its account for the year ended 31st March 2011, the historical cost and the NRV of the item of the closing stock as determined below। कौन सॉल्व करेगा? सुशांत। सुशांत, आपको आवाज आ रहा क्या? सुशांत, आवाज आ रहा क्या? यस सर। हाँ, सुशांत बोलो तो P, Q, R, S, T किसके ऊपर वैल्यू करेंगे? हाँ बोलो, P किसके ऊपर? एनआरवी 4,75,000। वेरी गुड, ठीक है। Q? हिस्टोरिकल कॉस्ट 9,80,000। वेरी गुड। R? 2,89,000। एनआरवी S? 4,25,000। हाँ, दोनों सेम है, काय के ऊपर भी। और T? कॉस्ट T 1,60,000। कितने के ऊपर? कॉस्ट पे 1,60,000। ठीक है। सुशांत करा था कि बुक में प्रॉब्लम? यस सर। कितनी आई थी टोटल बताओ? 23,29,000। ठीक है।
श्रीहरी 23-29 आई थी कि टोटल? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो अब अपन लोग दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। वही है लॉजिक इसके अंदर कि रॉ मटेरियल को अगर आपको वैल्यू करना है तो आपको देखना पड़ेगा फिनिश गुड क्या कॉस्ट के ऊपर बेचे जा रहा या मतलब कॉस्ट के या फिर कॉस्ट के जितना या फिर कॉस्ट के ऊपर बेचे जा रहा, कॉस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन कॉस्ट, वेदर द फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस which is equal to or greater than the cost, then you need to value the raw material at cost. And when the finished goods are sold at a price which is below the cost, when the finished goods are sold at a price which is below the cost, then the raw material should be valued at the replacement cost or NRV whichever is available to the consumer. समझ में आ रहा है? तो आपको क्या देखने का है कि सेलिंग प्राइस किसके ऊपर बेचे जा रही है। सेलिंग प्राइस अगर आपकी सेलिंग प्राइस किसके ऊपर है, अगर आपकी सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स की अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट या फिर कॉस्ट के ऊपर है तो रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अगर फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस अगर फिनिश गुड की सेलिंग प्राइस इज बिलो द कॉस्ट तो रॉ मटेरियल आप क्या के ऊपर वैल्यू करने वाले हैं, रॉ मटेरियल आप आरवी मतलब सॉरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर एनआरवी के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 18। पहली बात किसने किया के रे क्वेश्चन, किसने किया के क्वेश्चन बोलो तो, किसने किया के क्वेश्चन, कोई है कि किसने किया गया? साक्षी क्वेश्चन किया गया? यस सर। किया गया, ओके ग्रेट। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एज अ कंपनी इंक्लूड सर्टेन मटेरियल परचेज एट 100 पर केजी, ठीक है। द प्राइस ऑफ मटेरियल इज ऑन डिक्लाइन and the replacement cost of the inventory at the year end is 75, ठीक है। 100 का कॉस्ट है, 75 का रिप्लेसमेंट वैल्यू इन्वेंटरी का, ओके। रॉ मटेरियल इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 125। डिसाइड वेदर टू मेक द प्रोडक्ट और नॉट टू मेक द प्रोडक्ट। 1 ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि बनाना या नहीं बनाना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना या नहीं बनाना, ये क्वेश्चन है। और सेलिंग प्राइस है 175 और 225, मतलब बनाना नहीं बनाना ये भी डिसीजन करना है और इन्वेंटरी का भी वैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, मीटिंग को रीजन करो, सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने का है। क्वेश्चन पढ़ो, मीटिंग को रीजन करो।